सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमादा डेमोक्रेसी से और आज हम वक्फ बोर्ड, वक्फ संपत्ति की जो सर्वे हो रहा है उसके ऊपर हम बात करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत है। अभी यूपी सरकार ने मदरसे का सर्वे, उसके बाद वक्फ संपत्तियों के सर्वे का जो ऐलान किया है, इससे बहुत सी आशंका पैदा हो रही है और हमारे जो अशराफिया है वो लगातार इस पर मुखर है कि उसको CA NRC से भी जोड़ रही है, जैसे ओवैसी साहब ने जोड़ा। मदरसे बोर्ड के लिए हमने देखा, जब मदरसे का सर्वे शुरू हुआ तो उस दौरान बहुत से गुस्सा था लोगों के अंदर, लेकिन फिर देवबंद और जमात उलमा हिंद ने इसका समर्थन कर दिया कि हम जो है समर्थन करते हैं, तो मामला थोड़ा सा फिर शांत हो गया। लेकिन अभी वक्फ संपत्तियों पर दोबारा से मुस्लिम समाज में खास अशराफिया जो है बहुत मुखर है इसको लेके। हम ये जानते हैं कि वक्फ बोर्ड जो है भारत की तीसरा सबसे बड़ा भू स्वामित्व वाला संगठन है, भारतीय रेलवे और भारतीय सेना के बाद। और इसलिए जब संपत्ति है तो यहाँ पर विवाद भी होंगे, यहाँ पे बहुत से भ्रष्टाचार के भी मामले आएंगे, कई ऐसे मामले सामने भी आते हैं। एक मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि वक्फ की संपत्तियों को कब्जा किया गया है, जबकि दावा ये किया जा रहा है कि वक्फ जो है और संपत्तियों को वक्फ की संपत्ति बना के अपने में मिला रहा है। तो दोनों पक्ष है, एक पक्ष बोल रहा है, मुस्लिम पक्ष बोल रहा है कि हमारी संपत्ति चली गई है, हमारी संपत्ति को सरकार के कई संगठन उस पर बने हुए हैं या कई भूमाफिया जो उसको कब्जा किए हुए हैं। तो दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि नहीं, वक्फ की संपत्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि वक्फ त्रिची के एक गांव का मामला अभी सामने आया, जो पूरे गांव को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया। जब एक कोई व्यक्ति अपनी जमीन बेचने गया तो पता चला कि ये पूरा गांव जो वक्फ की संपत्ति है, तो उस पर विवाद हुआ, क्योंकि वहां पे एक मंदिर है जो 1500 साल पुराना है, पुरानी मंदिर है। तो इस पे मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि नहीं, उस मंदिर, जब ये मामला आया तो उस मंदिर को उससे निकाल दिया गया, लेकिन अभी भी गांव की और जमीनें वक्फ की संपत्ति में ही गिनी जाए। तो मिला जुला के मामला क्या है कि ये धार्मिक एंगल इसका ज्यादा हो गया। तो हम इसके धार्मिक एंगल के साथ साथ इसके जातीय एंगल पर भी बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्योंकि वक्फ की जो स्ट्रक्चर बना है, उस स्ट्रक्चर में जो है एक सरकार के नुमाइंदे भी होते, सरकार चुनती है, फिर जो है बार काउंसिल के भी लोग उससे जुड़ते हैं, और जो MP और MLA वो भी उसके सदस्य होते हैं। तो इन सब में पसमादा तो चुन ही नहीं जाते, होते भी नहीं, बहुत कम है, तो इसलिए ये उनका परसेंटेज वहां बहुत कम है। तो हम इन सब पे बात करना चाह रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं वकार भाई, वकार अहमद जुड़ चुके हैं। और एक चीज और जो एक कंफ्यूजन पैदा हो जाती है बार बार कि पसमादा संगठन कई हैं, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि जब मैंने ये डाला था तो कई साथी पूछ रहे थे। तो एक जो है पसमादा समाज के नाम से, पसमादा महाज के नाम से अली अनवर भी चला रहे, पसमादा महाज के नाम से यूनुस भाई का, एक पसमादा महाज के नाम से वकार भाई का भी एक संगठन है। तो कई संगठन है। तो अभी हम लोग वकार भाई का संगठन, मैं एक बात और कहता रहा हूँ कि पसमादा समाज की 2-3 धाराएं हैं। तो एक जो है भारतीय संस्कृति वाली धारा है, एक जो नास्तिकता वाली धारा है, और एक जो है इस्लामिस्ट वाली, मतलब इस्लामिस्ट तो नहीं शब्द इस्तेमाल करूंगा, लेकिन जो ये मानती है कि मुस्लिम समाज का में जो है इस्लाम के दायरे में रहते हुए हम लोग उसमें सुधार कर सकते हैं और अपनी बातों को मनवा सकते हैं। विदिन दायरा का मतलब क्या कि सही इस्लाम को सामने लाके हम सही चीजें सही कर लेंगे। तो वकार भाई वाले जो धारा है वो यही धारा है। वकार भाई, ये सारे पहलू मैंने बता दिए ताकि कंफ्यूजन शुरू में ही ना रहे कि क्या मामला है। और मैं आपको अनम्यूट कर दिया गया आपको। वकार भाई, सबसे पहले जो है समझने के लिए कि वक्फ क्या होता है, वक्फ बोर्ड क्या है, उत्तर प्रदेश में कितने टाइप के वक्फ बोर्ड है, थोड़ा सा एक ब्रीफ आप बता दें ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि क्या मामला है। देखिए, जैसे एक साहब ने सवाल किया था फेसबुक पे कि जब पाकिस्तान में हिंदुओं की जो संपत्तियां थी वो मुसलमानों से को दे दी गई, तो उन्होंने कहा, तंजिया अंदाज था उनका कि काश ऐसा कोई सनातनी वक्फ बोर्ड होता तो वहां की जो संपत्तियां थी वो भी सनातनी वक्फ बोर्ड के पास होती है और मुसलमानों के पास नहीं जा पाती। जैसा कि भारत में संपत्तियां, लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए, फिर भी संपत्तियां जो है वक्फ बोर्ड के नाम पे लोग यहाँ बचाए रह गए। तो मैंने उन्हें बताया कि इनेमी प्रॉपर्टी के नाम पे यहाँ बहुत सारी संपत्तियां जो थी, जो पाकिस्तान चले गए लोग, वो संपत्तियां यहाँ जिसको भी सरकार ने बेहतर समझा उनको बांट दिया। जो संपत्तियां पहले से वक्फ के नाम से चली आ रही थी
हाँ, वही संपत्तियां वक्फ के नाम पे हैं। वक्फ जो है, जैसे शिया वक्फ बोर्ड है, यहाँ पे सुन्नी वक्फ बोर्ड है, तो दोनों के अपने अपने चेयरमैन होते हैं। शिया के अपने चेयरमैन होते हैं उनके बोर्ड के, और सुन्नी के अपने चेयरमैन होते हैं। तो ये जो वक्फ प्रॉपर्टी है, वो ज्यादातर जो प्रॉपर्टियां हैं लोगों ने आखिरत के लिए वक्फ कर दिया कि वक्फ बारी ताला होता है। वक्फ कई जगह अलल औलाद है कि संपत्ति वक्फ भी है, लेकिन ये बेची नहीं जा सकती, हमारी औलादों में काम आएगी। जैसे जिनको लगता था कि हमारी औलादें बेच के खा जाएंगी, तो एक प्रॉपर्टी वो भी होती है वक्फ अलल औलाद। तो भी बहुत सारी वक्फ किस तरह की भी प्रॉपर्टियां हैं जिनमें वो एज ए मुतल्ली वो लोग यूज करते हैं लेकिन बेच नहीं सकते। और ज्यादातर जो प्रॉपर्टियां हैं वक्फ बारी ताला कही जाती है, मतलब अल्लाह ताला के नाम पे वक्फ कर दी गई हैं। और उसमें गरीबों का जैसे फायदा होना चाहिए, उसके लिए था कि जो इंतजाम जो है कमजोरों के लिए, गरीबों के लिए, मिस्कीन और विधवाओं के लिए वक्फ की संपत्तियों से उसका इंतजाम किया जाएगा। लेकिन जैसे हर जगह बंदरबांट हुई है, उसी तरह से वक्फ बोर्ड में भी बंदरबांट हुई है कि जो जिसका जहां मन किया कब्जा कर लिया, जिसको जहां मन किया किराए के नाम पे बेच दिया है। बहुत सारी हमारे शहर आजमगढ़ में गैर मुस्लिमों को संपत्तियां बेच दी गई वक्फ बोर्ड की, वो किराए के नाम पे कि 99 ईयर पट्टा करके बेच तो नहीं सकते हैं, लेकिन 99 ईयर का पट्टा दे सकते हैं। उन्होंने पूरा पैसा लिया, उनको 99 ईयर का हल्के किराए पे उनको दे दिया। अब वक्फ बोर्ड के पास ना तो इतना टाइम है और ना ही अच्छे लोग वक्फ बोर्ड में रखे जाते हैं कि वो बैठ करके मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए काम करे। वो तो वक्फ बोर्ड जुआड़ से आता है और अपनी 7 पीढ़ियों के बारे में इंतजाम करता है कि कहां कहां वो सेट कर सकता है। ये है वक्फ बोर्ड का मामला। अच्छा वकार भाई, ये समझाइए कि ये वक्फ तो इस्लाम का कोई पार्ट नहीं है ना? कई लोग उसको इस्लाम के पार्ट के जरिए समझ रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे देश जहां पे वक्फ बोर्ड जैसी कोई चीज नहीं है। देखिए, एक चीज समझिए आप कि जैसे इस्लाम में मुसलमान जो है, जिसको इस्लाम समझता है उसको इस्लाम मान लेता है और वही इस्लाम होता है, बाकी चीजें इस्लाम से गायब हो जाती हैं। जिससे ट्रिपल तलाक के नाम पे पता नहीं कितने औरतें जो है तलाकशुदा हो गई, उनकी जिंदगी खत्म हो गई इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पे। ठीक है, आज कानून बन गया, लोगों ने कहा नहीं कुरान में ऐसा नहीं था। इसी तरह से निकाह में जो चेहरे का पर्दा है वो कुरान में कहीं नहीं है, लेकिन कम से कम भारत में या इस तरह के बहुत सारे अरब में भी बिना चेहरे के पर्दे के कोई पर्दा ही नहीं माना जाता है। जबकि चेहरे के पर्दा मेरी जानकारी के साथ यहूदियों में था और यहाँ भारत में हिंदूज में भी इस तरह, हिंदूज की जो अपर क्लास की जातियां थी उनके यहाँ घूंघट था, मुसलमानों में चेहरे का पर्दा नहीं था। लेकिन अब वो चेहरे का पर्दा कस्टम का हिस्सा है वो। अब जब प्योर इस्लाम की तरफ आप बढ़ते हैं सफाई करते हुए कि असली इस्लाम क्या है, तो इस्लाम के जमाने में कोई सिक्का भी नहीं चला था, इस्लामी कोई सिक्का भी नहीं था। नबी इस्लाम के जमाने में ना कोई बैंकिंग का सिस्टम था, ना कोई सिक्का था। इस्लाम शुरुआती स्टेज में था, तो उसमें जहां जरूरत होती है प्योर चीजें वो नबी इस्लाम के जमाने से कुरान से ले लेते हैं, बाकी चीजें रास्ते में कुछ यहूदियों से सीख लेते हैं, कुछ हिंदू से सीख लेते हैं। जहां जैसे कब्रों पे ज़ियारत करने जाना कहीं कुरान और हदीस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन भारत का एक एसेंशियल पार्ट और गैर मुस्लिम मुसलमान ज्यादा जाते हैं। तो उसी तरह वक्फ जो है, उस जमाने में वक्फ का कोई सिस्टम नहीं था, तो वो बाद में वो चीजें धीरे धीरे तरक्की होती गई। अरब में जमीन ही कहां थी कि वक्फ होता कुछ। अरब में उस वक्त इतनी जमीन भी नहीं थी, जायदाद का कल्चर नहीं था, लोग जायदाद के मालिक नहीं होते थे, लोग एक जगह रुकते भी नहीं थे। गांव में कोई गांव जैसा भी सिस्टम नहीं था। भाई बड़े शहरों को छोड़ दे, मदीना मक्का और ताइफ जो आज का रियाज है, इसका भी कोई नामो निशान नहीं था उस जमाने में। लोग टेंट में रहते थे, मन किया यहां से निकल लिए। तो अरब का वो जो कल्चर था बद्दुओं का, जो आज उसी कल्चर के लोग सैयद सबसे ऊंचे कल्चर के लोग हैं, वो कोई कल्चर ही नहीं था। उस जमाने में टिड्डी खाते थे लोग, आराम से टिड्डी खाते थे, गोए खाते थे। हम आप नहीं छू भी सोच भी नहीं सकते। नबी सल्लम की अहलिया क्या भी गोए पकी थी, नबी सल्लम नहीं खाए थे। तो ये कहना जनाब सुप्रीम कोर्ट या कि उस जमाने में ये पार्ट नहीं था, आज पार्ट है, तरक्की का एक हिस्सा है ये जो बनाया गया है। अच्छा ठीक है, मैं जानकारी के लिए बता रहा था कि कई ऐसे देश हैं जहां पर नहीं है ना वक्फ बोर्ड, वहां पे नहीं है। तुर्की में नहीं है, लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया, इराक, इन सब में वक्फ बोर्ड नहीं है।
तो वकार भाई ने बाकी बातें कह दी। एक बात और मैं जो ये मैं नोट कर लिया था, मैं बता देता हूँ। वक्फ एक्ट क्या है कि देश की आजादी के बाद 1954 में वक्फ की संपत्ति और उसके रख रखाव के लिए वक्फ एक्ट 1954 बना। 1995 में इसमें बदलाव किए गए। इसके बाद 2013 में इस एक्ट में कुछ ऐसे संशोधन किए गए। इसके मुताबिक राज्य वक्फ बोर्ड एक सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति करेंगे। सर्वे कमिश्नर राज्य के वक्फ की सभी संपत्तियों का लेखा जोखा रखेगा, उसे दर्ज करेगा, गवाहों को बुलाना, किसी विवाद की स्थिति में उससे निपटना सर्वे कमिश्नर ही करता है। इसके लिए सर्वे कमिश्नर एक ऑफिस होती है जिसमें कई सर्वेयर होते हैं। अभी देखिए ये सर्वे कमिश्नर का भी इसमें जिक्र है, तो इसको समझाइए कि इसमें दिक्कत क्या है अगर सर्वे हो रहा है। देखिए एक चीज तो पुराने और नए का फर्क समझिए कि पहले जमाने में एक बार वक्फ कर दी गई कोई चीज तो उनकी जो औलादें भी होती थी वो कभी दावा करने नहीं आती थी, या एक बार लोगों ने जमीन दे दिया जिसको दे दिया, फिर बाद में लोग कागज पे लिखा पढ़ी चालू किए, उसके बाद भी बेईमानी बढ़ने लगी तो स्टैंप पे लिखा पढ़ी होने लगी। फिर फिल्मों में दिखाता है ना कि फलां के लड़के को उठा ले गए, फिर ले जाके स्टैंप पे साइन करा लिए, उनकी पूरी प्रॉपर्टी हो गई। तो सरकार ने एक नया नियम निकाला कि जब तक रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के सब रजिस्ट्रार के सामने गवाही नहीं होगी और आपका अंगूठा फोटो नहीं लगेगा तब तक रजिस्ट्री मानी ही नहीं जाएगी, चाहे कोई कितनी भी साइन करा ले। तो अब वक्फ की संपत्तियां उस जमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना संपत्तियों की इतनी अहमियत थी। आज संपत्तियों की अहमियत है। आज पहले कब्रस्तानें घेरी नहीं जाती थी, आज कब्रस्तानें बाकायदा घेरी जा रही हैं कि कहीं कब्रस्तान की जमीन कब्जा ना कर ले कोई। पहले लोग सोच भी नहीं सकते थे कि कब्रस्तान की जमीन भी कब्जा की जा सकती है क्या। तो वो भारत सरकार को जैसी जरूरत पड़ी उन्होंने उस तरह से वक्फ बोर्ड को बनाया। दिक्कत यह आ रही है ना कि सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे मौजूदा गवर्नमेंट हो, इनके साथ जो मुसलमानों और खासतौर से पसमानदा का जो रिश्ता है बड़ा अजीब तरह का है, पजल टाइप के रिश्ते हैं। वो एक तरफ होता है कांग्रेस तुष्टीकरण करती है, दूसरी तरफ यह है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि पसमानदा मुसलमान दलितों से बदतर हो गया है। अब तुष्टीकरण वाली बात को मान लें या वो वाली बात को मान लें। इसी तरह इस वक्त जो ऐसे हमारी बीजेपी जो है माशाल्लाह पसमानदाओं पे बहुत मेहरबान है, लेकिन वक्फ और हज का भी जो मिनिस्टर है वो मुसलमान या पसमानदा नहीं है। जो राज्य मंत्री है वो अब बनाया गया है, तो मेन जो मिनिस्टर होते हैं वो भी अभी तक बनाए नहीं जा सके। तो ये जो सरकार जब कभी कोई चीज अच्छाई के लेके आती है पॉलिट ड्राफ्ट टाइप में, तो एक तो शुभा होने लगता है, अगर नीयत अच्छी भी हो तो भी शुभा होता है कि कहीं इसके पीछे कोई मकसद तो नहीं है। एक तो ये डर है लोगों को, दूसरा डर यह है कि कहीं सरकार इसी बहाने कोई कानून बना करके जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज हैं उनको छीन न ले, या कहीं कमी बेसी निकाल करके वक्फ बोर्ड से निकाल के अपने कब्जे में न ले ले। जैसे अभी एक प्रॉपर्टी के बारे में हुआ था, आपने सुना होगा, राजा महमूदाबाद की 50,000 की प्रॉपर्टी, 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी और कुछ लोगों को मिला के लगभग 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी थी। वो प्रॉपर्टी सुप्रीम कोर्ट से इनके हक में आ गई थी। ये हुआ कि ये शत्रु संपत्ति नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान गए थे और फंस गए थे और वापस अपने देश चले आए हैं, तो ये पाकिस्तानी नहीं कहे जाएंगे, ये देसी हैं और वो यहीं रहे मरे जो भी किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला दे दिया। उसके बाद पार्लियामेंट से कानून बना करके तो वो 1 लाख करोड़ की जो संपत्ति थी मुसलमानों की उसको सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। तो इस तरह से जब कोई मेहरबानी आती भी है सरकार की तरफ से तो आम मुसलमान डरने लगता है, तो जाहिर सी बात है उसका फायदा अशराफ उठाएगा ही उठाएगा लीडरशिप के लिए। सरकार ना तो कोई बात करती है ना कोई डायलॉग होता है कि जी वकार भाई, आपने बड़ी अच्छी एक बात कही थी पोलियो ड्रॉप वाली। मुझे बहुत अच्छा याद है कि हम अपने हम लोग एक ही बेल्ट के है ना, मऊ आजमगढ़ ये सब। तो उस दौरान पोलियो ड्रॉप पिलाने मुसलमान के बच्चों को नहीं ले आते थे, क्योंकि उनको लगता था कि इससे नपुंसकता बढ़ाने के लिए सरकार की साजिश है। और फिर बाद में सरकार ने मजबूर कर दिया कि मदरसे के टीचरों को भी कहा कि तुम भी पिलाओ अपने अपने मदरसे में।
ताकि जो है विश्वास बढ़े। तो एक कितने जमाने तक उसका विरोध करते रहे। मैं अपने मोहल्ले की बात बता दूं, मेरे मोहल्ले में इसका विरोध करने के नतीजे में एक दो बच्चे ऐसे जिनको पोलियो हो गया, वो बेचारे पूरा उनका पैर खराब हो गया। तो मेरा कहना ये है कि सरकार की, ठीक है मैं मानता हूँ कि हो सकता है डर हो, लेकिन हमें तो जांच पड़ताल देखना चाहिए ना कि क्या फायदा। अगर मान लीजिए सर्वे होता है तो इसका जो फायदा भी तो नजर आएगा कि संपत्तियां कहाँ पे है, कैसे है, ये जो बेचे हैं या लीज पर दिए हैं, ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हमारा पसमानदा एंगल तो उसमें है ही नहीं। पसमानदा सबसे ज्यादा मुखर है इसमें। मैं इसको समझना चाह रहा था थोड़ा भाई। नहीं देखिए, एक चीज और मैं बता दूं, जैसे हमारे पसमानदा बहुत सारे लोग इतने मासूम बनते हैं, हम लोग भी, कि जैसे लगता है कि हम लोग पास कुछ है ही नहीं, कुछ जानते भी नहीं। जैसे बहुत बड़े वाले जो अशराफ हैं, तो बहुत क्रीमी प्रॉपर्टी कोई मिल गई तो वहां वो कब्जा कर लिए हैं। जैसे आईटीओ पे जो जमतुल उलमा हिंद का दफ्तर है, वो उनका परमानेंट कब्जा वहां पे है। इस तरह कुछ और जगह है जहां पे उनका कब्जा है। लेकिन बाकी शहर में जो दुकानें हैं वो ज्यादातर पसमानदों कब्जे में हैं। जैसे आप आजमगढ़ कभी आएंगे तो तकिए पे आप देखेंगे जितने होटल है सब, जो कच्चा वाला है पूरा बना हुआ है, उसमें मुझे लग रहा है कि 99% पसमानदा, क्योंकि दुकान करने का काम अशराफ करता ही नहीं था। मस्जिदों के नीचे जितनी दुकानें हैं कबाड़ की, इसकी उसकी, सब पसमानदा ही करते हैं। तो दुकानें जितनी भी इस तरह की हैं, या कहीं कब्रिस्तान छोटी मोटी कब्जा करके ताल खोल के बैठा हुआ है, तो पसमानदा ने भी ठीक ठाक कब्जा किया हुआ है। हाँ, ये अलग बात है, कहीं सिद्दीकी लिख रहा है, कहीं खान लिख रहा है, तो लोगों को गलतफहमी हो जा रही होगी कि अपर क्लास है। तो जैसे लखनऊ में शाह मीना की मजार है, मैंने कहा भाई ये सब क्या करा रहे हैं सजदा उजदा सैयद साहब से? क्या भैया मैं क्या करूं, सारे वही फकीर वकीर लोग हैं, उन्हीं लोग कब्जा है, वही सजदा कराते हैं, वही वसूलते हैं। हम लोग कमजोर बन के बैठे हैं अपने हिजरे में, हमारी तो चलती नहीं है, अगर ज्यादा बोलेंगे तो मार देंगे हमको। तो ऐसा भी कई जगहों पे है। मैं आपकी बात भी मान ले रहा हूं, तो तब भी सर्वे का औचित्य भी तब भी समझ में आ रहा है कि ठीक है, जो कब्जा है, हम कब्जे को तो जस्टिफाई कर ही नहीं सकते, चाहे पसमानदा करे चाहे अशराफ करे। तो सर्वे हो तो पता चले कि कब्जा किसका कब्जा है, ठीक है कितनी सर, प्रॉपर्टी। देखिए एक चीज मैं बताऊं, मैंने एक बार सीए एनआरसी पे भी बात कही थी कि जैसे सीए से हमको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, बाहर से कौन आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सीए एनआरसी पे एक साथ जब आप मिलाते हैं तो ऐसा लगता है, लोगों को डर लगता है कि आप कुछ को एनआरसी से निकालेंगे, उनको डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे जैसा चर्चा हो रही है, और आप जिनको मन करेगा उनको सीए के जरिए दोबारा वापस ले लेंगे। तो ये जो चीज है ना, जैसे हमारे और सरकार के बीच में कोई ब्रिज है क्या जो हमें सचमुच बता सके? या अगर सरकारी कर्मचारी कुछ गलत कर रहे हो तो कौन सी अथॉरिटी है जहां जाके हम कंप्लेन कर लेंगे? भाई सरकार की वही अथॉरिटियां हैं जो कांग्रेस के जमाने से चली आ रही हैं। अगर किसी को कुछ पैसा मिल जाएगा तो जहां मन करेगा सर्वे करेंगे, जहां मन करेगा ओके करके छोड़ देंगे वो। तो कोई ऐसा ब्रिज होना चाहिए, कोई ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जहां पे गट्स के साथ पसमानदा मुसलमान या जो दीगर लोग प्रभावित लोग हैं, जिन्हें लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हम शिकायत कहां जाके करें? कांग्रेस वाले मिलते नहीं हैं, सपा वाले अक्सर दफ्तर बंद रहता है, भाजपा वालों में एक कल्चर बन गया कि जब तक वंदे मातरम ढंग से नहीं बोल लेंगे, टीका वाला लगा के नहीं जाएंगे, तब तक वहां सुनवाई नहीं होगी। भाई कोई चंदन लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, मतलब तो ये एक दिक्कत है सरकार को। मैं मोदी जी से और भी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कुछ परसेंट जो मुसलमान हैं, पीएफआई टाइप के और भी हो सकते हैं, उनको देख करके भारत के मुसलमानों का कोई अंदाजा न लगाया जाए। जो किसी जमाने में कहा गया था कि भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन यहाँ अलकायदा का कोई मेंबर नहीं है, तो उससे भारत को समझा जाए। और माइनॉरिटी, मुसलमानों की माइनॉरिटी हो या अशराफ की जो माइनॉरिटी हो, उसके हिसाब से भारत के मुसलमानों को जज ना किया जाए, और उनके जो दुख दर्द हैं उनमें खुल करके सामने आए। मुसलमान ऐसे भी नहीं है जैसा कि उनकी तस्वीर पेश की जाती है कि चक्कू लेके दिन भर टहलते रहते हैं वो। जहां कोई कमजोर पड़ा मार देंगे, और भाजपा सरकार में सुधर गए हैं, इतने भी खराब नहीं है मुसलमान।
तो उनके साथ सर्वे करना है या ट्रिपल तलाक जैसा कोई कानून लाना है या और भी यूसीसी जैसा कोई कानून लेके आना है, तो जो भी करना बात करके रखे ना लोगों से। अच्छा, अब वो अपनी वकार में मनपसंद बात किससे करें? जितनी संस्थाएं हैं सब अशराफ की, जो बोर्ड है नहीं। अभी अभी जब हम बात कर रहे हैं वक्फ देखिए बोर्ड का, देखिए वो भी उसमें अशराफ है। देखिए, वो इतने मासूम नहीं है। अंग्रेज सब चीज अंग्रेजों से सीखी जा रही है। अंग्रेजों ने अंबेडकर जी को बना दिया था एक अगुआ, और उनसे बात करते थे। गांधी जी ही नहीं, अंबेडकर जी भी बुलाए जाते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह इतने लोग हैं पसमानदा में कि वो पसमानदा को बुला सकते हैं। आम लोग लिबरल्स भी बहुत से हैं, कट्टर हैं, सबको बुला सकते हैं ना, बात कर सकते हैं। अली अकबर साहब खुद ही एक बड़े बड़ा चेहरा है भारत के, बुलाने में क्या दिक्कत है? लेकिन मैं इस मामले में मैं बहुत खुश नहीं हूं किसी सरकार से। इनसे अच्छा तो जो वो था दुर्योधन था, जिसने 1 मिनट में कर्ण को देश का राजा बना दिया था कि चलो अब लड़ो आके। और हमारे यहाँ बनाए भी तो राज्य मंत्री बनाए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बनता कोई तो बात बनती ना। आज जिस सचिन पायलट के लिए इतना पूरे भारत में माहौल बनाया जा रहा है, आपसे कम स्मार्ट है और जबरदस्ती उसको जो है मतलब वकल है, बढ़िया बोलता है, ये करता, 10 तो एमएलए नहीं उसके पास है। पिछली अच्छा, बार उसकी औकात सामने। ठीक, तो मतलब इस तरह से आपकी बात ठीक है। पसमानदा में इतने मैं लोग हैं, किसी को भी सरकार बड़ा बना करके उनको अगुआ नुमाइंदा बना सकती पसमानदा का। जरूरी मैं नहीं कि मान रहा हूं कि राज्यसभा ही दे दे, लेकिन उनको एक पार्टी तो बना सकती है। जैसे पीएफआई वाले को टीवी पे दिन भर दिखा रहे थे, तो उनके जो नेता अनीस है, फलां डेका है, अवैसी है, ये लोग हाईलाइट हुए, हम लोग का नहीं दिखाते हैं टीवी पे, क्या मजबूरी है उनकी? मैं यहाँ वकार भाई ये बात कह रहा हूँ कि ये मोदी जी की वजह से एक पार्टी बन रही है पसमाता, ये भी एक सच्चाई है, अब बहुत मजबूत सच्चाई है ये। आज जितने हम लोग दिख रहे हैं और जितने लोग जो है टीवी पर इधर आने की कोशिश कर रहे हैं या आ रहे हैं, आज जो चैनलों के माध्यम से पसमादा पक्ष के लिए लोग बात कर रहे हैं या मुझसे ही जो है पसमादा पक्ष के लिए जो है आर्टिकल मांगा जा रहा है, तो ये सब इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि एक पक्ष बन रहा है। एक अली नहीं अनवर कह रहे हैं उन्नीस सौ नहीं अंठानवे देखे से वो राजनीति कर रहे हैं। अली अनवर का कहना है 1998 नहीं राजनीति कर रहे हैं और देखिए 2022 तक जो उनको समझाना पड़ रहा था पसमादा कौन पसमादा कौन। मैं अपने मऊ नहीं की बात देखिए करता हूँ, सारे अंसारी हैं, पसमादा समझाने में नहीं जान निकल जाती है हमारी। मैंने ठीक है वो हुआ था, लेकिन 2-3 राज्यसभा बिहार से भी आए थे और सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बाकायदा बनाया गया था। इसमें मोदी जी का बहुत अहम रोल है, उनका एहसान है, थैंक्स उनको। लेकिन एकदम पुरानी पार्टियों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। हाँ, उस वक्त चैनल्स वाले इतना ढंग से नहीं काम कर रहे थे जितना इस वक्त ढंग से काम कर रहे हैं। उस वक्त यूट्यूब नहीं था इस कदर, नहीं तो आज हम लोग यूट्यूब के सहारे, उसमें ज्यादा एहसान यूट्यूब वालों का है जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से काम कर ले रहे हैं। हाँ, नो डाउट मोदी जी ने जिस तरह पसमानदा का नाम लिया और जिस तरह पूरे देश में पसमानदा की चर्चा होने लगी, वो एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन जैसे आप जानते हैं ना कि थोड़ा सा जब काम होता है तो उम्मीदें थोड़ी और बढ़ती है। जैसे मोदी जी को 8% वोट, 10% वोट पसमानदा का गया है, मोदी जी को और उम्मीद है ना कि थोड़े और वोट मिलने चाहिए। उसी तरह से हम लोगों को भी उम्मीद है कि थोड़ा और स्पेस मिलना चाहिए हमको, और थोड़ी और हमारी बातें सुनी जानी चाहिए। जी या जो 341 मलाई मुद्दा है, जी, आपकी एकदम उसको बात आप एकदम सही है। क्लियरिटी से लेकर के अगर हल कर देंगे तो एक बड़ा इंसाफ जो हो जाएगा, जो अशराफ बहकाता है रह करके कि भाई तुम्हारा ये हल नहीं हो रहा, तुम्हारा ये हल नहीं हो रहा है, तो हम लोग अशराफों को भी जूता मार सकते हैं। भाई एससी का जो स्टेटस है, एक अच्छा काम और किया उन्होंने कि मैं उसमें राष्ट्रपति जी कहूंगा, क्योंकि पार्टी को कहना ठीक नहीं है, राष्ट्रपति जी ने एक एसटी को ला करके एक राज्यसभा दिया है। ये एक बड़ा काम हुआ है कि कश्मीर से एसटी आ गए हैं। इस तरह के काम और इतने से क्या है ना, वो तेरी नवाजी से मुख्तसर मेरा दर्द और बढ़ा न दे। हाँ ठीक है वकार भाई, आपसे मैं सहमत हूँ, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कहना ये है कि मैं बहुत पुराने टाइम से मैं नहीं जुड़ा हूँ, आप लोग तो बहुत टाइम से जुड़े, 7 साल के अंदर ही मैं इतना बदलाव देख रहा हूँ।
कि अपनी ही, मैं दूसरी जगह नहीं कह रहा, मैं पसमादा समाज के भीतर मऊ जैसी जगह की बात कर रहा हूँ कि मुझे कहते थे कि बेवकूफ इंसान है। पसमादा कौन होता है, तो समझाओ मुझे। ठीक है, जब तक जागरूकता समाज में नहीं आएगी, आपको इंपॉर्टेंस कौन देगा? आप मुसलमान बन के जो है वोट कर रहे हो, तो आपको पसमादा नाम से आपको लीडरशिप मिल जाएगी? कैसे मिलेगी लीडरशिप? नहीं आपको देखिए पहले ये, पसमादा बनना पड़ेगा ना। देखिए इसमें इसमें ये कह करके ना पार्टियां जो है, पार्टियां कई बार हिस्सा देने से बचना अच्छा, चाहती हैं। हमारे साथ नूरलैन भाई जुड़ गए हैं, तो अब बकर भाई अभी अपनी बात खत्म कर, फिर मैं उनसे उनसे ले। मैं इसको पूरा अभी कर दूं, अभी पहले लाइट वाली आई है बात। तो बल्ब जला है। मैं जरा इसको कंप्लीट कर दूं। ये बहुत बड़ा बहाना है कि हम मुसलमान के नाम पे वोट करते हैं। आजादी के पहले हमने पसमानदा नाम पे, मोमिन नाम पे हमने विरोध किया था, ठीक। और आप जान लीजिए सपा का बेसिक वोटर 90 से लगातार पसमानदा है। अशराफ रह रह करके जहां जहां उसकी बिरादरी को टिकट मिलता है वो वहां वोट करता है। ये एकदम झूठी बात है कि पसमानदा मुसलमान खाली अशराफों का गुलाम है, बल्कि जो पार्टियां हैं मैं अपनी बात क्लियर कर लूं, शायद मेरी बात साफ नहीं आई। मैं ये नहीं, पसमादा मुसलमान के लिए मैं ये बोल रहा हूं कि वो मुस्लिम राजनीति पे वोट करता है। मैं ये नहीं कह रहा मुसलमान बन के नहीं नहीं, वोट करता मैं उसी को बताना चाह रहा हूं। खुल के कहे भले नहीं, लेकिन वो अगर एक यादव को लगातार वोट कर रहा है और अकबर है। अहमद डंपी के आने के बाद, समझिएगा मेरी बात। यादव को इसलिए वोट कर रहा है क्योंकि उसको भाजपा को हराना है। नहीं, मऊ में तो पूरी आजमगढ़ में भाजपा हराना है। देखिए, ये भी एक भाजपा वालों का, दूसरों का एक बहाना है। आजमगढ़ में हमेशा सपा बसपा की राजनीति हुई है। बसपा से कई बार आए मुसलमान बड़े वाले, और पसमानदा मुसलमान गाली सुन सुन करके उसने सपा को वोट किया है। कम से कम आजमगढ़ में सपा भाजपा हराव का कभी कोई मामला नहीं था। वहां पर था, क्योंकि उनको ये लगा था सपा को वोट देंगे एक तरफा तभी भाजपा हारेगी। वो उनको जानते थे मतलब कई नहीं था बार। कि कौन खड़ा हो रहा है। उनके लिए मुसलमान खड़ा मेरी होना बात जरूरी नहीं था, उनके लिए ये मेरी जरूरी बात था कि भाजपा कैसे हारेगी। नहीं नहीं, आप अभी ये तो अलग से फिर डिबेट कर लिया जाएगा। मैं थोड़ा सा खाली और लोगों दर्शकों को बता दूं कि जैसे मऊ, ठीक है, बड़के शरवा को वोट करते हैं, यहां भी वोट करते हैं। वहां कई बार सबको पता होता है कि भाजपा तो बहुत दूर है। पिछले इलेक्शन में बड़के शरवा को मऊ शहर ने हरा दिया था। मऊ शहर का जो वोट था विधानसभा का, वहां से बड़के शरवा को शहर वालों ने हरा दिया था। लेकिन ये हमको लीडरशिप ना देनी पड़े, ये जानबूझ करके पार्टियां नौटंकी करती हैं कि मुसलमान के नाम पे वोट करते हैं। भाई फैयाज साहब बताते हैं ना कि हम लोग टिकुली वाले हैं, सेनूर वाले हैं, साड़ी वाले हैं, तो उनको कब सम्मान दे दिया इन लोगों ने? तो वो सब एक बहाना है, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो या और भी लोग हो, ये बहाना मत करें। पसमानदा ने देश के लिए और सेकुलरिज्म के लिए, पार्टी के, डेमोक्रेसी के, सबके लिए अलग अलग से कुर्बानी दिया है। वो भाजपा हराओ के नाम पे जो उसको बताया गया है वो गलत बात है। जब भाजपा टिकट नहीं देगी, जो टिकट देगा कहीं ना कहीं आदमी उसके साथ जाता है। यहाँ इसमें भाजपा राव राव वाला ये जानबूझ कर ना हमको लोगों को गजवा हिंद में कभी इसमें कभी उसमें फंसा करके ना कहीं बाइनरी रिसेट कर देते हैं, हिस्सा उस्सा ना देना पड़े इसके लिए। अब नुरलैन भाई आ गए, बहुत देर से हम अकेले चल रहा था। जी जी, पहले नुरलैन भाई से इस पे प्रारंभिक टिप्पणी ले ली जाए। नुरलैन भाई, आप जो है इसके ऊपर ये अभी जो सर्वे हो रहा है और वक्फ बोर्ड क्या है और उसका पसमादा पक्ष क्या है, उसके ऊपर आप अपनी प्रारंभिक टिप्पणी कर ले, क्योंकि हम 30 मिनट से बात कर ही रहे थे, तो मैं चाह रहा था पहले आप अपनी बात रख ली। मैं आपको सोलो कर देता हूँ। मैं वक्फ को लेकर के मैं सोचा कि कुछ देख लूं। हालांकि वक्फ एक्ट मैंने उठाया भी, लेकिन आज हमारे यहाँ सुबह से लाइट ही नहीं थी। पेड़ ओड़ कट रहे थे तो तार ओड़ काटे गए थे, अभी आई है 5 मिनट पहले, तो मैं देख भी नहीं पाया वक्फ एक्ट। लेकिन जहाँ तक ये सर्वे की बात है, इस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन वक्फ को लेकर मैं ये जानता हूँ कि वक्फ की जो भी प्रॉपर्टी है मुसलमानों के यूज के लिए कहा जाता है, लेकिन चंद लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। तो बीजेपी की नीयत कुछ और हो सकती है, जो भी हो मैं ये नहीं जानता, लेकिन मेरी अपनी ऐसी सोच है, मेरा ऐसा मानना है कि वक्फ विभाग ही खत्म कर देना चाहिए,
तमाम प्रॉपर्टियां, जैसे हमारे यहाँ की मैं कब्रिस्तान की बात करूंगा, वो शासकीय संपत्ति है, सरकार ने ही वो कब्रिस्तान दिया, लेकिन वक्फ आयुक्त ये कहता कोई कब्रिस्तान हो, मस्जिद हो, वो वक्त में चली जाएगी चाहे जिसकी प्रॉपर्टी हो। तो वो शासकीय संपत्ति थी हमारे यहाँ की, वो सरकार की प्रॉपर्टी थी, उन्होंने कब्रिस्तान दिया मुर्दे दफनाने के लिए, और 2 उसके मुतवल्ली बन गए चुपके से। एक मुतवल्ली, और ये देखिए सबसे अहम बात, 2 मुतवल्ली बन गए, दोनों अशराफ। और यही फायदा उठा रहा है एक वर्ग जो पहुंच वाला है, सोर्स वाला है, और वो अशराफ है आमतौर पे, कहीं कहीं पसमानदा होंगे कुछ। और दूसरी चीज कि ये चुपके से बने, किसी को नहीं बताए। और ये गेम देखिए कैसे खेलते हैं। एक अशराफ जो मुतवल्ली बना, वो वक्फ बोर्ड का प्रेजेंट टाइम में सीईओ बन गया। उसके पहले वो बंदा सीईओ बनने के पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अरबी फारसी यूनिवर्सिटी का उर्दू का हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। तो बंदा हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, और वहां से वो 2 साल के लिए सीईओ बन गए वक्फ बोर्ड के। तो वो जिस वक्फ प्रॉपर्टी जिसको उन्होंने घोषित कराया 2016 में, वक्फ प्रॉपर्टी कब्रिस्तान के जिस हिस्से को उन्होंने अपना मुतवल्ली जिसके वो बने, वो 2016 से एक छत्र मुतवल्ली थे। जब सीईओ बन गए तो अब सीईओ के साथ वो मुतवल्ली रह नहीं सकते थे, तो उन्होंने मुतवल्ली चेंज नहीं किया। गेम देखिए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रह चुके हैं अरबी फारसी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के, और वेतन अभी वहीं से आ रहा है। प्रेजेंट टाइम में सीईओ हैं हमारे यहाँ, उनको पप्पू मियाँ कहते हैं, मूल नाम मैं बोल रहा हूँ, अशरफी के नाम से मशहूर हैं, तो मूल नाम मेरे जहन में आ नहीं रहा इस टाइम। तो उन्होंने मुतवल्लीशिप तो छोड़ दिया, क्योंकि सीईओ रहते हुए मुतवल्ली रह नहीं सकते थे, लेकिन किसी और को मुतवल्ली बनाया भी नहीं। एक कमेटी गठित कर दी, एक बंदे को उसका प्रेसिडेंट बना दिया उस कमेटी का, उस वक्त प्रॉपर्टी की देखरेख के लिए, बाकी सेक्रेटरी नायब सदर वगैरह घोषित करके। और ये कमेटी पहले भी थी, वो चला रही है बिला मुतवल्ली। अब जब इनकी खत्म हो जाएगी, सीईओ का कार्यकाल इनका खत्म हो जाएगा, तो ये फिर बड़ी खूबसूरती से मुतवल्ली बन जाएंगे, किसी को हटाना नहीं पड़ेगा। तो ये जो इनका गेम है, अगर मैं कहता हूँ वक्फ विभाग ही सरकार खत्म कर दे, वाकई में बहुत भ्रष्टाचार है। कहते हैं वक्फ पर कब्जा बहुत लोगों, किनका कब्जा? सारे कब्जा खत्म हो जाएंगे। 7% केवल वक्फ विभाग को देना है देखरेख के लिए, बाकी 93% कहाँ जाता है आज तक पता नहीं चला। तो वक्फ, मैं चाहता हूं कि वक्फ विभाग ही खत्म हो जाए, और वक्फ विभाग खत्म करने के बाद सरकार जिस तरह हर विभाग का काम करती है, उस तरह हर कब्रिस्तान और दरगाह और मस्जिदें भी इसी तरह आदमी खुद देखता है। सरकार जब कोई डिस्प्यूट पैदा होगा, सरकार डील कर लेगी, सरकार देख लेगी, और कोर्ट है उसके लिए। मैं वक्फ विभाग का पक्षधर ही नहीं हूँ। ये मतलब गुंडों, सफेद पोश गुंडों का राज है इस पर, उनके कंट्रोल में है। और वो 99% मुसलमान है, अशराफ मुसलमान, कोई मुसलमान हो, 99% मुसलमान है। और इनसे ज्यादा भ्रष्ट तो इस टाइम शायद भारतीय मुसलमानों से भ्रष्ट दुनिया में इस टाइम शायद कोई है ही नहीं। ये हदीस पढ़ते हैं कि रिश्वत लेने और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी। उसके बाद वही हदीस पढ़ाने के लिए मदरसों में वही मौलाना रिश्वत देकर मौलाना बनता है, सर्विस सरकारी पाता है स्कूल में, फिर वही हदीस पढ़ाता है अपने बच्चों को कि रिश्वत लेने और देने वाले दोनों जहन्नमी हैं। इसी हदीस को पढ़ाने के लिए रिश्वत देता है। इनसे ज्यादा भ्रष्ट, भारतीय मुसलमानों से ज्यादा भ्रष्ट, करप्ट इस टाइम दुनिया में शायद कोई कौम है ही नहीं। भारतीय मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान को मैं नहीं कह रहा हूँ, सबसे नीच, सबसे भ्रष्ट। ये तुरंत मतलब अल्लाह के सामने सरे तस्लीम खम करना चाहिए। ये हर किसी के सामने 90 अंश का कोड बना के झुक जाते हैं। थोड़ा सा ताकत देख लें, पैसा देख लें, इनकी लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। भाषा बदल जाती है तो इनके पास, इनसे कोई भला होने वाला नहीं है। वक्त विभाग ही सरकार खत्म कर दे, ये मैं नुरलैन भाई, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि आप एडवोकेट हैं, वकालत
अभी कर भी रहे हैं, पेशे में भी आपके। तो जैसे एक बात कही जा रही है, मैं वो क्वेश्चन बनाया था, आपको भेजा भी था और मैंने डाल भी दिया है दर्शकों के लिए, सुविधा के लिए, कि हम इन कम से कम इन बातों पे बात करेंगे, इन सवालों पे। कि आरोप है कि वक्फ की संपत्ति बढ़ रही है। 2009 में संसदीय समिति ने आकलन किया था कि उसके पास 6 लाख एकड़ जमीन है। इस समय यह 8 लाख एकड़ से ज्यादा हो चुकी है। ऐसा इसलिए है कि ट्रस्ट या सोसाइटी की संपत्ति वक्फ की संपत्ति है, तो बोर्ड उस ट्रस्ट एवं सोसाइटी को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है कि क्यों न इस संपत्ति को वक्फ की संपत्ति की तरह दर्ज कर लिया जाए। जवाब से संतुष्ट न होने को आधार बनाकर वह बड़ी सुविधा अनुसार और सहजता से उसे अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है। मतलब कि वो अगर दावा कर दे हमारी जमीन पे, या सुप्रीम कोर्ट पे दावा करे, सुप्रीम कोर्ट जो है वो वक्फ की जमीन है, तो सुप्रीम कोर्ट को साबित करना होगा नहीं नहीं ये हमारी जमीन नहीं है। दूसरी बात कि वो जो वक्फ का जो हेडक्वार्टर होगा, जैसे कि दिल्ली का, तो दिल्ली में अगर, यूपी में अगर ये मामला होता है, यूपी के हाई कोर्ट का मामला हो, तो लखनऊ जाके जो वक्फ का हेडक्वार्टर, वहां पर जाके इसकी सुनवाई होगी। तो इसके ऊपर आप इस टिप्पणी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ये आरोप जो है बहुत मजबूत आरोप की तरीके से पेश किया जा रहा है। देखिए, मैं दरअसल क्रिमिनल देखता हूँ। हालांकि इधर आकर के अभी मैंने जल्दी वक्फ एक्ट खरीदा, क्योंकि हमारी लड़ाई चल रही है कब्रिस्तान को लेकर, तो ये इसलिए वक्फ एक्ट खरीद लिया। नुरलन भाई, इसका सेक्शन 40 बहुत खतरनाक है। अच्छा नुरलन भाई, एक मिनट, मैं चाह रहा हूँ 1-2 मिनट में कम से कम आप अपने कब्रिस्तान का जो मामला था, हालांकि आपने अभी बोला है, थोड़ा सा ब्रीफ में और बता दें ताकि लोगों को समझ में आए, फिर उसके बाद अपनी बात करते हैं। हाँ, तो अच्छा, मैं उसको अगर बता दूंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये मुसलमान, जो मैंने कहा कि सबसे भ्रष्ट है दुनिया का, हर कौम से भ्रष्ट भारतीय मुसलमान है, और खासकर भारत इंडियन मुस्लिम लीडरशिप दुनिया की सबसे भ्रष्ट कौम है। उसका मैं आपको एक सबूत देता हूँ, मैं अपनी कब्रिस्तान को बता दूंगा। पहले मैं ये बता दूं, वक्फ बोर्ड वक्फ एक्ट का सेक्शन 40 ये बहुत खतरनाक है। ये सारे पावर जो आपने बताए हैं ये सेक्शन 40 में ही ये सब है। बहरहाल हमारे यहाँ की कब्रिस्तान की लड़ाई बहुत पुरानी है, तो बहरहाल इस पर किसी गैर मुस्लिम का इस टाइम कब्जा वब्जा नहीं है, लेकिन गैर मुस्लिमों का कब्जा का डर दिखाकर ही 2002 में एक कमेटी, 2003 में एक कमेटी का गठन करने के लिए कुछ लोग उठे। तो वो लोग उठे और उन लोगों ने अवाम के बीच में ये बात रखी कि कमेटी बनाई जाए जो कब्रिस्तान की देख रेख करेगी। हमारी कब्रिस्तान के बारे में कहा जाता है 52 बीघे में फैली है, 52 बीघा, तो काफी लंबा चौड़ा रकबा है। उन लोगों ने ये बात रखी, अवाम की समझ में आई कि भाई एक कमेटी बना दी जाए। वो देखे 2003 की बात है, तो कुछ लोगों को चुन लिया गया, तो जिसमें उसके प्रेसिडेंट उस कब्रिस्तान कमेटी के फलाहुल मुस्लिमीन के नाम से वो कमेटी बनी। उसके प्रेसिडेंट वही मैंने कहा जो इस टाइम सीईओ हैं, पप्पू मियाँ के नाम से हमारे यहाँ मशहूर है। देखिए नाम सैयद शफीक अशरफ, सैयद शफीक अशरफी उनका नाम है। ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट रह चुके हैं सीईओ रहने के पहले, सैयद शफीक अशरफी साहब। वो उसके सदर हुए और मौजूदा जो हमारे यहाँ के चेयरमैन साहब, उनके पति सैयद गौस अख्तर उसके वाइस प्रेसिडेंट हुए और बाकी लोग रहे। तो मैंने रोजे अव्वल ही कुछ चीजों का विरोध किया था, लेकिन कभी कभी होता है कि जब आप बहुत कम तादाद में होते हैं या विरोध के सुर कम होते हैं तो वो अहमियत नहीं रखते, तो उस चीज को लोगों ने नजरअंदाज कर दिया और चलता रहा। और कुछ चीजें आप डिफेक्टो कबूल कर लेते हैं जब आप कमजोर होते हैं, तो हमने भी कबूल कर लिया कि चलिए ठीक है, चल रहा है। तो ये लोग कब्रिस्तान की देख रेख कर रहे थे। धीरे धीरे कब्रिस्तान में इन लोगों ने दुकानें लगवाना शुरू किया। 52 बीघे में कब्रिस्तान है, दुकानें लगवाना शुरू किया, कुछ फर्जी कब्रें बनवाई, और एक फर्जी कब्र से तो आज भी उसका नाम फैसला बाबा रखा गया। आज भी वहां से ठीक ठाक इनकम हो रही है और मन्नतें मांगी जा रही है। एक पहलवान शहीद के नाम से एक छोटी सी कब्र थी, वहां पर मकबरा पूरा बना दिया गया। तो ये चल रहा था। तो उसमें हुआ क्या कि इधर आकर के जब हम लोगों ने बहुत बवाल किया, क्योंकि ये लोग पर्यटन विभाग को कुछ जमीन कब्रिस्तान की दे दिए थे रैन बसेरा बनाने के लिए,
क्योंकि बड़ा मेला आता है, बड़ा उर्स लगता है मखदूम साहब का हमारे यहाँ। तो रैन बसेरा के लिए जायरीनों के ठहरने के लिए कुछ घूम दे दी, तो उस पर हम लोग खड़े हुए बवाल किए, बड़ा बवाल काटा, प्रशासन से लड़ना पड़ा, काफी बातें हुई। बहरहाल वो जमीन हम लोगों ने बचा ली, दूसरी जगह प्रशासन तैयार हो गया, हम लोगों ने इनको हटाया। तो जब हम लोगों ने इस कमेटी को हटाया, तो जब कागज निकालना शुरू किया, तो कुछ तो इन लोगों ने खुद कबूल किया कि हम मुतवल्ली हैं, कैसे हमको हटा सकते हो। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कब्जा है। तो हमारा का मतलब अवाम। तो 2003 में ये उठे थे कब्रस्तान की कमेटी बनाने के लिए। तो देखिए किस तरह से चीट की जाती है। 2003 में अवाम ने कमेटी बनाई, और उसके पहले सैयद गौस अशरफ साहब को कब्रस्तान के पहलवान शहीद के मुतवल्ली बन चुके थे, किसी को नहीं पता था। तो फिर इन्होंने देख रेख करना शुरू किया, वहां पर धीरे धीरे पूरा मकबरा बना दिया पहलवान शहीद का। अब देखिए चीटिंग, अवाम समझ रही है मेरी चुनी हुई कमेटी फलाहुल मुस्लिमीन देख रेख कर रही है कब्रस्तान की, वक्फ बोर्ड समझ रहा है मेरा मुतवल्ली देख रेख कर रहा है, और कब्रस्तान हमारी वक्फ में नहीं थी, इन्होंने वक्फ में दर्ज करा दी। 2016 में एक हिस्से के मुतवल्ली पप्पू अशरफ, सैयद शफीक अशरफ साहब, जो इस टाइम वक्फ बोर्ड के सीईओ हैं, वो बन गए। जिसके वो बने हैं, उस वक्फ प्रॉपर्टी की और उनके मुतवल्लीशिप का कागज हमको नहीं मिल रहा है। बस हमको कहीं से मिला व्हाट्सएप के जरिए, तो हमको जानकारी हुई नकल वक्फ बोर्ड नहीं दे रहा है हमको, क्योंकि वो सीईओ। तो अच्छा, 2016 में ये क्यों बने? एक बार 2016 में हम लोगों ने और हड़बों किया था, हंगामा मचाया था। तो मैंने मीटिंग में काफी बातें रखी, काफी चीजें कही, तो इनके पास इसका जवाब नहीं था, डिफेंस नहीं था इनके पास, ये डिफेंस नहीं कर पाए। बहरहाल किसी तरह इन्होंने प्लान बना के उसको हंगामे की भेंट चढ़ा दिया पूरी मीटिंग को। तो लोग चले गए, हंगामा हो गया, तो लड़ाई हो गई, चले गए, इधर उधर हो गए, पूरी बात हो नहीं पाई। फिर इन्होंने सोचा कि ऐसे तो ये चली जाएगी, क्योंकि मैंने कुछ बातें कही। मैंने कहा कयामत तक आप ही क्यों देखेंगे, आपसे बेहतर कोई क्यों नहीं हो सकता, बदला क्यों नहीं जा सकता। ऐसी कुछ बातें थी जो लोगों की समझ में आई। तो मैंने कहा कम से कम बदला जाना चाहिए, सदर कमेटी बदली जानी चाहिए, 2-3 लोग कम से कम हर दूसरे तीसरे साल नए लोग आए, क्योंकि आवाम की प्रॉपर्टी है। तो इनकी ये समझ में आया कि ये तो आगे चल के बदल सकते हैं। तो बाकी कब्रिस्तान के जो पहलवान शहीद से इधर कब्रिस्तान थी, उसकी सैयद शफीक अशरफ, फिर कहता हूँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अरबी फारसी उर्दू यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट उर्दू के, पप्पू मियाँ के नाम से हमारे यहाँ मशहूर है, इस टाइम वक्फ बोर्ड के सीईओ हैं सैयद शफीक अशरफी। वो 2016 में बाकी कब्रिस्तान के मुतवल्ली बन गए, एक के तो गौस साहब थे ही। तो और किसी को नहीं खबर। जब हमने यहाँ पर लड़ाई फिर इधर आकर के 2021 में शुरू की, तब पता चला बाकी के वो भी मुतवल्ली है। इस तरह ये मुतवल्ली बनते हैं। और कब्रिस्तान की जमीन पर गौस अशरफ साहब ने क्या नाम है, भवन मानचित्र भी स्वीकृत करा लिया, जिसके लिए हम फिर और लड़ाई लड़े, उनके खिलाफ FIR का आर्डर भी हुआ कोर्ट से, 156(3) के तहत हम गए, और क्या नाम है, FIR भी लाज हुई। तो अरेस्ट स्टे ले लिया उन्होंने, लेकिन विवेचना चल रही है, अब बाकी कम विवेचना इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो अरेस्ट स्टे हाई कोर्ट ने दे दिया, वो गिरफ्तारी से बच गए। तो बहरहाल तो देखिए, तो 2016 में शफीक साहब बन गए मुतवल्ली की, ये तो जा सकती है मेरी सदारत, और कब्रिस्तान हाथ से जा सकती है, तो मैं मुतवल्ली बन गई। तो वो मुतवल्ली बन गए। अब इधर ये भेद तब खुला 21 में, तो ये चुपके से मुतवल्ली बनते हैं, इस तरह कब्जा करते हैं, और जब हंगामा होता है तो यही सब चीजें चलती हैं। उसके बाद अच्छा, ये पूरी मामला कछौछा का है ना? ये पूरा किछौछा का हमारी कब्रिस्तान किछौछा का, पूरा किछौछा का 52 बीघे की लगभग कब्रिस्तान है। अब इन्होंने, अब जो बात मैंने कही थी वो मैं फिर से दोहरा देता हूँ, कि जब ये सीईओ बन गए तो इन्होंने मुतवल्ली सिर्फ छोड़ी नहीं, किसी को मुतवल्ली अपनी जगह नहीं बनाया, क्योंकि सीईओ के साथ मुतवल्ली रह नहीं सकते थे वक्फ प्रॉपर्टी की। तो इन्होंने मुतवल्ली सिर्फ से तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन उस प्रॉपर्टी का मुतवल्ली कोई नहीं। एक कमेटी बना के एक सदर की निगरानी में, एक प्रेसिडेंट की निगरानी में उसकी देख रेख कागजों पे कर रहे हैं। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग देख रेख कर रहे हैं, कागजों पर वो कर रहे हैं, मजबूत है भाई, लेकिन जमीन पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जमीनी लोग हैं, उसी जमीन के नीचे हमको जाना है।
तो हम लोग उसकी देख रेख कर रहे हैं। हम लोग जमीनी लोग हैं, लोग कागजी लोग हैं। और मुतवल्ली इसलिए इन्होंने किसी और को नहीं बनाया, अपनी मुतवल्ली सीट छोड़ना मजबूरी थी कि फिर किसी को हटा के मुतवल्ली बनेंगे तो कहेंगे यार देखो फिर आए बन गए, तो उसको खाली रखा। वो नहीं है कि खड़ाऊ रख के हुकूमत करेंगे। तो अब इनको भरत मिल गए हैं, ये राम है। एक साबिर साहब है हमारे यहाँ, वो भरत बन गए कि राम की खड़ाऊ रख के देख रेख करेंगे। ये है इसकी कहानी। इस तरह से यही कहानी पूरे भारत में मुस्लिम लीडरशिप की। ये हमारी कब्रिस्तान की कहानी है जी। मैं वकार भाई पाता बहुत देर से। वकार भाई नुरलैन भाई कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड होना ही नहीं चाहिए। जिस तरीके से नॉर्मल प्रॉपर्टी एक्ट के तहत हम लोग मामला लड़ते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी का समस्या आती है तो उस तरीके से इसको देख लिया जाएगा। इस पे आपकी टिप्पणी चाह रहा हूँ। अरे आप म्यूट हैं वकार भाई। जैसे कोई चीज बेकार है अगर, तो जाहिर सी बात है उसका खत्म हो जाना ही बेहतर है। अगर वक्फ बोर्ड में कोई गुंजाइश है सुधार की, तो सरकार और वक्फ बोर्ड मिलकर सुधार कर लें। नहीं तो हम दुआ भी करेंगे और कोशिश भी कि हम सफेद हाथियों को न झेलें। और अभी हम लोग समाज के जगाने के लिए काम कर रहे हैं, अभी अपने फायदे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जगह जगह हिस्सा खा के बैठे हैं लोग। उसमें हमने कहा ना कि कहीं जैसे नुरलैन भाई के अशरफी मियाँ है, हमारे यहाँ भी एक कब्र खोदी बिरादरी के एक साहब आजमगढ़ में, तो 15-16 एकड़ की कब्रिस्तान है। वो सैयद बन करके जो है कि खानदानी हम लोग हैं, वो अपने नाम करा लिए हैं। तो इसका जो खेल है, नुरलैन भाई बता रहे थे कि जितने भी मकबरे और कब्रिस्तानें होती है वो ऑटोमेटिक जो है वो वक्फ की संपत्ति गिनी जाती है जी। तो वक्फ से चाहे ले लें। ऐसे तो फिर अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह इसका अपवाद है, उसे छोड़कर एक्ट में ये लिखा ख्वाजा गरीब नवाज वाली अजमेर वाली छोड़कर। अभी मैंने जो जिक्र किया था कि जिस प्रॉपर्टी को जैसे वो नहीं था जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, वैसे ही जिस प्रॉपर्टी को बेच नहीं पाते उसको 99 ईयर के लीज पे दे देते हैं लोग। वो जैसे होता ना डाल पात पर, तो जो तेज तरार है वो गुंजाइश ढूंढ करके देखिए। जो अभी कुरान भाई ने कहा ना कि सबसे पहली चीज होती है ना, जो ईमानदारी है वह नीचे से ऊपर तक या ऊपर से नीचे तक। एक तरीके से ना कि बेईमान होना स्मार्ट होना है, और अगर आप भोले भाले सीधे साधे हैं तो पूरा समाज मिलकर आपको कहता है कि आप बेवकूफ हैं, तो लोग स्मार्ट बनने के लिए बेईमान बन जाते हैं। अच्छा भाई, उन्हीं को चुनाव जीतना है, अगर आप अच्छे बेईमान नहीं है तो कम से कम गारंटी का चुनाव नहीं जीत सकते। आपको किसी न किसी शक्ल में नहीं कोई बेईमानी कर पा रहे हैं तो बौद्धिक बेईमानी कर लीजिए। जैसे आलमबदी साहब 80 साल के हो गए, 85 साल के, अभी भी किसी को टिकट लेने नहीं दे रहे हैं। तो ये जो समाज का जो हमारा स्ट्रक्चर है, वो जो नुरलैन ने कहा ना कि वो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, समाज इसी में कंफ्यूज होके रह गया है कि उलमा साहब तो खुद ही जमीन कब्जा करके बैठे हुए हैं। एक हमारे बिरादरी की जमीन जो है, फ्राइमीर के बहुत बड़े पीर थे जिनको फरिश्ते वजू कराते थे आ करके, और उनका इंतकाल भी माशाल्लाह जो है हरम शरीफ में हुआ, और लोग बता रहे थे उनका चेहरा चमक रहा था, जबकि मैंने देखा गोरे थे, सांवले हो गए थे। उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी गायब कर दिया और दोबारा फिर रजिस्ट्री करा लिया, उन लोगों से रजिस्ट्री करा लिया जो लोग कभी मलेशिया छोड़ के इंडिया नहीं आए थे। तो उन लोगों ने एम्बेसी के थ्रू बताया कि मैं कभी इंडिया गया ही नहीं हूं, तो मैंने जमीन बेची कैसे। तब उनके ऊपर केस गायबाना तरीके से हजरत ने ले लिया, उनके ऊपर केस हुआ। लेकिन जेल इसलिए नहीं भेजे जा रहे थे वो, क्योंकि वो क्या कहते हैं, वो बदनामी का खतरा था, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, और खुदकशी करने के बजाय अल्लाह ताला ने उनको जो है अपने पास बुला लिया, दोनों की इज्जत बच गई। तो ये जो समाज का सिस्टम है, अच्छा उसके चलते क्या होता, सरकार जिसकी आ जाती है उसके लिए ये लोग बिछ जाते हैं। इंदिरा गांधी का इंतकाल हुआ, कुरान खानी होने लगी। अभी हमारे दोस्त का इंतकाल हुआ तो उसमें भी कुरान खानी हुई थी। एक गैर मुस्लिम दोस्त थे, उनका दुबई में इंतकाल हो गया, उसके लिए जबरदस्त 25-30 मौलाना आए थे कुरान खानी में।
तो ये अच्छा, मोदी सरकारें बदल जाती है लेकिन चेयरमैन नहीं बदलते। हम ये भी वसीम रिजवी को देखिए, वो तो ऐसा नहीं कि सेट भाजपा कर ने लेते हैं। देखिए देखिए वो सेट कर लेते हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि बीजेपी जब तक जुफर सेंट्रल में, फारूकी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, जब तक ढंग से हमारी हिस्सेदारी नहीं देगी तब तक हम नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी भी ज्यादातर जगहों पे उन्हीं का कब्जा है। एक आध मंत्री आएंगे जाएंगे हमारे, लेकिन वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कोई वही बैठे रहेंगे। शिया वक्फ बोर्ड में तो कोई पसमानदा मेंबर बनने के लिए नहीं सोच सकता। बाकायदा उसमें जमीनें बेची गई, कुछ सुन्नियों ने जाकर के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वसीउल्लाह पढ़ करके जो है जमीन ले लिया लखनऊ में 25,000 हिस्सा। तो बाद में हुआ कि यार ये तो वसीउल्लाह पढ़ के ले ले रहे हैं लोग। तो जो जुमा के इमाम होते थे उनसे लिखवाया जाने लगा कि ये पुराने शिया है ना। तो जितना खेल 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 सकते थे लोगों ने खेला है, लेकिन सरकार इसमें मदद करती है। और ये जो मौजूदा सरकार है अगर कुछ करके दिखा देगी तो जाहिर सी बात है हम भी उसको सलाम करेंगे, लेकिन सलाम रिजल्ट को होता है, इफर्ट को नहीं। अच्छा, मैं एक बात जैसे छूट गई हमारी, एक क्वेश्चन था कि 33 साल पहले का जो कानून तो जो बदलाव हुआ उसके ऊपर, जैसे मैं पढ़ देता हूँ। 33 साल पहले बनाए गए कानून के बाद वक्फ संपत्तियों की जो भी जमीन हड़पी गई या उनको किसी को भेज दिया गया, इन सब की जांच होगी। जांच रिपोर्ट डीएम और कमिश्नर को 1 महीने में शासन को सौंपनी होगी। यूपी में वक्फ संपत्ति का सर्वे लगभग 30 साल बाद हो रहा है। मतलब 1995 में आखिरी बार वक्फ संपत्तियों का सर्वे किया गया था, लेकिन योगी सरकार ने 1989 के सर्वे को आधार माना है। वक्फ संपत्तियों की जांच के अलावा यूपी सरकार ने 33 साल पुराना एक आदेश को भी रद्द कर दिया, जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 7 अप्रैल 1989 को जारी किया था, जिसमें कहा गया था यदि सामान्य संपत्ति बंजर उसर आदि का इस्तेमाल वक्फ कब्रिस्तान मस्जिद ईदगाह के रूप में कर रहा है तो वक्फ संपत्ति के रूप में ही दर्ज कर दिया जाए। तो ये एक बात थी जो छूट गई थी, मैं सोचा कि इसको भी कंप्लीट कर लिया जाए। नहीं, ये हमारे यहाँ की कब्रिस्तान इसी हिस्से की है, उसको वक्फ घोषित करवा दिया। अच्छा, मैं इसीलिए कहता हूँ कि वक्फ डिपार्टमेंट गांव में जो कब्रिस्तान हैं, खासतौर से जो बहुत कमजोर जो मुसलमान थे वो कब्रिस्तान अपने लिए बना नहीं पाए थे पहले से। हाँ, सरकार ने दिया था बंजर जी, कब्रिस्तान दर्ज हो गई। सरकार ने बंजर जमीनें दे दी थी, वो कब्रिस्तान दर्ज हो गई। वो जब चकबंदी हमारी हुई कब्रिस्तान उसी में से। अच्छा, जब चकबंदी हुई तो सरकार ने लोगों को कब्रिस्तान भी अलाट किया। जैसे कब्रिस्तान शमशान होना चाहिए तो कब्रिस्तान भी होना चाहिए, तो उसके लिए उन लोगों ने किया, शमशान भी दिया तो कब्रिस्तान भी दिया। अब अगर उन कब्रिस्तानों को फिर से वापस लिया जाएगा तो जाहिर सी बात है जो बहुत सारी कब्रिस्तानें हैं उसमें दिक्कत होगी, और अशराफों को फिर हंसने का मौका मिलेगा, क्योंकि अशराफों की जो कब्रिस्तान है वो तो लेंगे नहीं, हमको मालूम है, पसमानदा गांव गांव में पिसाएगा। अच्छा, कुछ एक आध सवाल आ गया है। 54 मिनट हो गया है, 6 मिनट और है। एक शारिक ने एक सवाल किया कि वक्फ की जायदाद को अशराफ अपने जाती मिल्कियत बनाकर रखा है। ये लगता है उनका अनुभव है, वो शेयर कर रहे हैं। 100% उन्हीं के लिए वक्त बना ही था। नहीं, एक और चीज है कि पसमानदाओं के बता दिया गया था कि अगर आप ज्यादा माल दौलत रखोगे तो आपको 500 साल बाद जन्नत में जाओगे। तो इनको कोई शौक भी नहीं था कि जितना बड़ा घर है उतने में रहना है। और देवा शरीफ के पीर साहब से पता नहीं कैसे लखनऊ के धोबियों ने सीखा है कि 4-4 पीढ़ी से वो 8 बाई 10 के मकान में किराए पर रहते हैं, घर नहीं खरीदते। अच्छा, लखनऊ में इस पे आपने बड़ी अच्छी बात याद दिलाई। मैं बचपन याद करता हूँ, क्योंकि मैं तो बुनकरों के बीच ही, हम पूरा दोस्त यार सभी वही हैं। तो क्या होता था, लूम चलाते समय कुछ ऐसी तकरीर नुमा कैसेटें चलाते थे ना, ताकि रात में चलाने में आसानी। तो उसमें गरीबी का महिमा मंडन, कि गरीब औरत थी तो उसने अल्लाह का सब्र किया तो उसको जन्नत मिल गई, और जो अमीर थी वो जो है दुनिया में बहुत ऐशो आराम से थी, कि अमीर जो है तवा पर खड़े कर दिए जाएंगे क़यामत के दिन। जो गरीब के पास पैसा ही नहीं रहेगा जल्दी जल्दी अपना हिसाब देकर निकल जाएगा, और अमीर जो है तवा पर खड़े रहेगा, वो गर्म तवा पे, तो वो उसको देर तक उसको हिसाब देना पड़ेगा। तो उसके फायदे, गरीबी के फायदे, इसकी वो पूरी कैसे बनी थी। वो लकड़हारे की बीवी थी जो जाएगी पहले जन्नत में,
आपने इसको सुना होगा, लकड़हारे की बीवी है, वो जन्नत में कैसे जाएगी? पता चला ऊंट पे जो है बैठ के जाएंगे हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, तो उनकी जो वो है महार क्या कहते हैं, जो रस्सी है वो पकड़ के जाएगी, तो पहले रस्सी अंदर जाएगी, तो वो पहले जन्नत में जाएगी, लकड़हारे की बीवी। तो देखिए इस तरह का खेल खेला गया है। और वो सिर्फ लोग जैसे कई बार कहते हैं हमारे मित्र जो अनायतुल्लाह नन्हे भाई कई बार 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 कहते हैं कि मजहबी पाखंड में फंसे हुए लोग जो है कुछ नहीं कर पाते हैं। तो हमारे एक बहुत, तो जो पसमानदा है उसके दिमाग में पसमानदगी अशराफों ने भर दिया है। अगर वो नास्तिक भी हो गया तो गरीबे रहेगा वो, और अशराफ अगर मजहबी भी हो तो अमीर रहेगा। और दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई मजहबी है जिसको मैं समझता हूं, बस सबकी नजर अलग अलग है ना, या कुत्तों के सूंघने का पावर अलग होता है, दूसरों को सूंघने का पावर अलग होता है। यहूदी सबसे ज्यादा धार्मिक हैं, उन्होंने बाकायदा अपनी जबान पैदा किया और उसी जबान को बोलते हैं, वो लिखते पढ़ते सब कुछ करते हैं। और हम लोग कितने अच्छे हैं कि अरबी को हमने ईरान को उधर ही रोक दिया, इधर ईरानी भाषा, कहीं सिंधी कहीं सरावकी, और आजकल हम लोग जो है हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा में जम के पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, हमने कभी अरबी के लिए मार झगड़ा नहीं किया, और यहूदियों ने बाकायदा झगड़ा किया, मार किया, और उन्होंने शुरू कर लिया। जाके बच्चों की तरह रोते हैं दीवारें गिरिया पकड़ करके यहूदी सब। लेकिन तरक्की के मामले में तो बहुत आगे हैं, और हमारे देश में बहुत सारे कबीरपंथी हैं, नास्तिक हैं, न्यू मुस्लिम, एक्स मुस्लिम भी आ गए हैं, वो सब भी गरीबी बेचारे हैं सब, वो भी कमा नहीं पाते हैं, ना कोई स्कूल बना पाते हैं, ना कोई फैक्ट्री लगा पाते हैं। वकार भाई इस पे मैं एक बात बोलूंगा, ये पहले तो अरबी वाले पे कि 800 साल मुसलमानों हुकूमत, उन्होंने हमको पढ़ा नहीं पाए, हमको अरबी नहीं पढ़ा पाए, तो ये उनकी गलती है। और ये जो है 50 साल से आजाद भारत आजाद हुआ, हम हिंदी पढ़ लिए सबके सब, तो ये भी एक वजह। अच्छा, दूसरी चीज, जो यहूदियों में जिन्होंने तरक्की की, उनका जो एजुकेशन सिस्टम धार्मिक नहीं था, उनका एजुकेशन सिस्टम सेकुलर था। उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि मैं समझ गया, मैं आगे बोल रहा हूँ। आज शम्स तबरेज भाई ने लिखा कि यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले लड़कों ने, वो आपकी तरफ इशारा रहा होगा कि उन्होंने जात पात का विरोध किया, जो मदरसे से निकले हुए लोग थे उन्होंने विरोध नहीं किया। तो मैं लिखा तारीखुल मिनवाल, ये सब तो नहीं, तारीखुल मिनवाल शुरू करिए और फलाही साहब तक आइए। जितना बड़ा काम हुआ है पसमानदा आंदोलन के लिए, मसावात के लिए, वो सब उलमा ने किया है, और उसमें बरेलवी उलमा शामिल नहीं थे। मुबारक हुसैन मिसबाही साहब ने इफ्तराक बन मुस्लिमीन लिख करके हल्का सा उसमें लिखा है, वो भी शामिल हो गए हैं। और अभी तक यूनिवर्सिटी के किसी बच्चे ने, यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, एक सिंगल किताब मेरी जानकारी में पसमानदा पे नहीं आई है उस तरह की। तो ये अब बदरे भाई ने अपनी पीएचडी जमा की है पसमानदा, अब आने लगी। देखिए फैयाज साहब का एक बात कहना कि हम लोग जब पसमानदा पे बात करते हैं तो इसका मतलब हम पसमानदा पे बात करते हैं। बहुत सारे लोग इस पे थीसिस लिखते हैं, समझ रहा हूँ उनका इशारा है, तो वो अपने उस पढ़ाई का मामला है। मैं समझ गया जिस तरह से भाई साहब ने किताब लिखी है, किताब के लिए लिखते हैं, हम जज्बात में, मतलब अपने लड़ाई के लिए लिख रहे हैं, वो समझ रहा हूँ मैं, ये अंतर है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देवबंद वालों ने क्या किया, ये तो मुझे बात का सवाल है। लेकिन अलीगढ़ और जामिया वालों ने, उनके यहाँ कोई मजहबी दिक्कत नहीं थी। असरारुल हक मजाज से लेके बहुत सारे बड़े बड़े नास्तिक थे, जावेद अख्तर तक, एक भी साहित्य का नोबेल भी नहीं ला पाए। जी जी, देवबंद दुनिया के 2-4 मदरसों में, देवबंद की गिनती दुनिया के टॉप 5 मदरसों में होती है, लेकिन टॉप टू में जामिया गैर देवबंद। और अलीगढ़ की गिनती जो सर सैयद अहमद खां, असली वाले सैयद ने जिसको बनाया नहीं बनाया था, उस यूनिवर्सिटी की गिनती दुनिया की 500 यूनिवर्सिटियों में नहीं होती है। और जो अरबी बद्दू हैं, उनकी यूनिवर्सिटी मुस्लिम यूनिवर्सिटियों में दुनिया में नंबर 1 पे है। दूसरे पे ईरान की यूनिवर्सिटी है, ना उस्मानिया, ना हमदर्द, ना जामिया, ना अलीगढ़, फिलहाल उसमें गिनती नहीं होती है। तो हमारे नास्तिक, सेमी नास्तिक, लिबरल भाई ये जान लें कि बिला वजह मदरसों को दोष न दे, न धर्म को दोष दे, करके दिखावे। हमारे मौलवी तो इतने कायदे के हैं कि जिन्ना के पीछे चल दिए थे। हमारे इमाम इतने कायदे हैं कि मोहन भागवत को राष्ट्रपिता डिक्लेयर कर देते हैं। मौलवी बहुत लिबरल होता है,
वो सबका चंदा खा लेते, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगुवाई करने वाले जो साइंस टेक्नोलॉजी के लोग हैं वो कहाँ हैं? हमारे डॉक्टर एक हॉस्पिटल आज तक ढंग का नहीं बना पाए, जिस तरह अपोलो और मेदांता वगैरह है, दिल्ली में रहते हैं, जानते होंगे। दिल्ली में एक भी स्तरीय अस्पताल मुसलमानों का नहीं है। ये वेटर तो होते हैं, लेकिन इनके पास 5 स्टार होटल भारत में नहीं है। ये जिन अरबी बद्दुओं को गाली देते हैं, सरापते हैं, दुआ करते हैं कि बर्बाद हो जाए। लंदन के बाद सबसे ज्यादा जो 5 स्टार होटल है वो दुबई में है, न्यूयॉर्क से ज्यादा, बीजिंग से ज्यादा, पेरिस से ज्यादा। तो ये जो हमारे यहाँ जो ये बहस चलती मजहब नहीं मजहब, तरक्की करने वाले हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जो खलीफा सोम हैं, उनके पास 40,000 ऊंट था, 4,000 गुलाम थे उनके पास। और हमारे नबी जिनको गरीबी की मिसाल देते हैं लोग, आपके पास 9 बीवियां थी और सबका खर्चा चलता था। गुलाम कनीजे भी थी ना वकार भाई, आपने शायद एक बार जिक्र किया था। नहीं, वो 9 बीवियों में एक हजरत मारिया किप्तिया, उनसे बच्चे पैदा हुए थे, तो कनीज में लोग नहीं गिनते उनको। एक बार बच्चा पैदा होने की अलग अलग वो है। उनके पास गुलाम 68 से लेके 18 तक गुलाम रहा करते थे। ये जिसने भी हमको गरीब बनाया है, उसमें अशराफों का भी हाथ है, उसमें अंग्रेजों का भी हाथ है। अब एक मौलाना साहब ने लिखा है, ये जो मदरसे कायम किए गए हैं, ये मदरसे कायम ही इसलिए किए गए थे कि आप मजहब की तरफ चले जाओ और साइंस टेक्नोलॉजी से बाहर हो जाओ। क्योंकि मुसलमान अंग्रेजों से लड़ रहा था, तब तक लड़ता रहा जब तक देवबंद मदरसा कायम नहीं हो गया। जिस दिन से देवबंद मदरसा कायम हुआ है, मुसलमानों ने अंग्रेजों से लड़ना बंद कर दिया। और माशाल्लाह भारत सरकार में थे, कभी लड़े नहीं यार, किसी इश्यू पे भी सिवाय सफाई देने के ये लड़ते नहीं। तो देवबंद मदरसा माशाल्लाह बना ही इसलिए था कि मुसलमान धार्मिक हो जाए, लिबरल हो जाए। उसी तरह तबलीगी जमात बनाई गई, उसको अमेरिका ने पूरी दुनिया में वीजा की छूट दिया कि पूरी दुनिया में खाली तबलीगी जमात बता दीजिए, वीजा मिल जाएगा। और उनकी जांच भी नहीं थी, अगर कभी गांजा हेरोइन लेके आना भी चाहे तो उनकी जांच नहीं होती थी। और आज जो ईरान में हो रहा है, ईरान में जो दाढ़ी है वो फ्रांस से आई है। आयतुल्ला खुमैनी फ्रांस में पले बड़े, जवान हुए, क्या क्या खाए क्या क्या पिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो फ्रांस में रहते थे। और अफगानिस्तान की जो दाढ़ियां हैं, टोपियां हैं, वो अमेरिका की मेहरबानी है। तो पहले हमको कट्टर बनाते हैं, बाद में कहते हैं यार बड़े कट्टर होते हैं ये। हाँ, हम कमजोर हैं, अभी उस लायक नहीं है कि उनकी चाल को समझ सकें या कोई चाल बना सकें। तो ये जो है ना, दुनिया मुसलमानों को बेवकूफ बना रही है और उनके अशराफ तबके को पकड़ करके, कभी जावेद अख्तर को जो खुद को एथिस्ट कहता है, उसको लोग मुस्लिम एक्सपर्ट बना के बैठाते हैं टीवी पे। तारिक फतेह कह रहा मैं नास्तिक हूँ, ये कह रहा मैं नास्तिक हूँ। अब एक आदमी कोई और आया था, वो कहा मैं भी नास्तिक हूँ। ये लोग मुस्लिम एक्सपर्ट बन के जाकर, नजीब जंग साहब भी मुझे लगता है नास्तिक हैं, कुरैशी साहब भी नास्तिक हैं। ये लोग जाकर के मोहन भागवत से मिल आए हैं। तो ये कहना चाहिए नास्तिकों का मोहन भागवत साहब से मिलन हुआ। अरे मुसलमान तो आपके सामने बैठे हुए हैं, इनको मोहन भागवत हमें तो बातचीत हो, देश और कौन बात की जाए। ठीक है वकार भाई, बहुत बातें हो गई, 1 घंटा पूरा हो गया, तो मैं आखिर खत्म करें वकार भाई प्रोग्राम? खतरनाक टॉपिक है। हाँ, उस पर बात किया जाएगा वकार भाई, किसी दिन इस पे बात होगी। ठीक। किस पर? हाँ, 1 मिनट, किस पर? जो आपने टॉपिक दिया कि भारत के मुसलमान की तुलना पाकिस्तान के मुसलमान से। हाँ ठीक है। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। आखिरी दूसरा विकल्प है नहीं हमारे पास, खोने के लिए देखिए कुछ नहीं बचा है अब। चल ठीक है वकार भाई, डोलन भाई बहुत शुक्रिया, जुड़े रहे, बहुत अच्छा प्रोग्राम।